चलिए लेट्स गो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum everyone, and jazakallah khair for joining, for taking out time for today's infinite parenting workshop. So I'll share the slides and then briefly introduce myself, and then inshallah we'll start today's discussion. So let me just see the slides. स्क्रीन शेयरिंग सबको नजर आ रहा है? जी सर, आ रहा है सर। अच्छा जी सर, नजर आ रहा है। तो मेरी आप लोगों से सबसे पहले एक गुजारिश है, इससे पहले कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊं, कि हम आज थोड़ा सा इंटरैक्टिव इस सेशन को रखेंगे। तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने मोबाइल डिवाइसेस पे या अगर आप कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक वेबसाइट है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, menti.com। इस पर अगर सारे चले जाए तो अपने अपने ब्राउजर्स में या मोबाइल्स के ऊपर ब्राउजर में गूगल में डाल दें menti.com। We can hear the sound. सर कोड क्या है? अच्छा, ये कोड जो है ना जी है 4963 और 3694, ये कोड है। बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है join@menti.com के ऊपर। तो रिस्पॉन्सेज हमारे पास आने लग गए हैं आप लोगों के सर दोबारा बोलते एक बार। जी 49639694। जब ये वंस खुल जाता है तो इसको फिर आपने बंद नहीं करना। आगे भी हम कुछ आपसे फीडबैक लेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे भी आज के सेशन के दौरान इसी के जरिए। तो अब ऑलमोस्ट अच्छा, जहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये वर्ड क्लाउड बन रहा है कि हाउ ऑल ऑफ यू आर फीलिंग। तो जो सबसे ज्यादा बड़े साइज में जो लफ्ज लिखा हुआ है वो ज्यादातर लोगों की फीलिंग है। तो ज्यादातर लोगों की फीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह है, गुड है, एक्साइटेड है। कुछ बीच में टायर्ड भी हैं, वरीड हैं, लेथार्जिक हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी वरीज और उनकी लेथार्जी दूर करे। कुछ some are not feeling so good, so we hope inshallah that by the end of this session you start feeling good and you get the deserved and required hope which is needed and the motivation. So एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स है वो, गुड आफ्टर सीइंग यू। अच्छा चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई देखकर खुश हुआ। तसीर साहब ये कोड अगर आप प्लीज दोबारा कर ले, क्योंकि वो मेरा भी मसला चल रहा है। It is 49639694। ग्रुप में अगर शेयर कर दें, व्हाट्सएप के ग्रुप पे ये कोड शेयर कर दें प्लीज। हम आपके साथ व्हाट्सएप के ग्रुप में जो कि आपने ज्वाइन किया हुआ है उसमें ये कोड शेयर कर देते हैं, ठीक है? तो आपने menti.com लिख के और फिर व्हाट्सएप वाले कोड, उसमें आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में कोड आ जाएगा और यही कोड फिर आज के सारे दिन के लिए यही है। तो दोबारा ये मसला नहीं आएगा। लेकिन आई थिंक देयर इनफ रिस्पॉन्सेज माशाल्लाह, तो 37 के करीब लोगों को कोई मसला नहीं हुआ ये करने में, और ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है। अच्छा जी, तो लेट्स मूव अहेड इंशाल्लाह। लेट मी स्टार्ट जस्ट बाय अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो आई एम अ सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर एट बहरिया यूनिवर्सिटी। मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग मी, आई एम नॉट श्योर कि ऑनलाइन कितने लोग जानते हैं। और मैं इसी तरह एक एफिलिएटेड रिसर्चर हूँ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी मेरिट के लिए, जो कि नेदरलैंड्स में है। मेरी पीएचडी का एरिया इनोवेशन और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है। मैंने एमएस किया हुआ है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, मैंने एमबीए भी किया हुआ है जर्मनी से, दोनों टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में। और मुझे मौका मिला कोई 4 फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए काम करने का, जर्मनी में, नेदरलैंड्स में। और इसी तरीके से मैंने दर्जनों ऑर्गेनाइजेशंस को और सैकड़ों लोगों को ट्रेन भी किया है। मुख्तलिफ किस्म की पर्सनल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स में मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता भी हूँ। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। जिस तरह हर टीचर प्रोफेसर की पब्लिकेशंस होती हैं, मेरी भी हैं। जिस तरह हर टीचर प्रोफेसर ने थीसिस सुपरवाइज किए होते हैं, मैंने भी किए। कुछ मुझे कंपनीज बनाने का भी शुरू से शौक रहा है। और इसके अलावा
रिलेटिवली रिसेंटली कुरान से जुड़ने का मौका मिला, कुरान सीखने का मौका मिला यहीं पे अल फलाह मंजिल के अंदर। तकरीबन अब 3 से इस बात को 5 साल हो गए। 2018 से ये सफर शुरू हुआ था कुरान की। सर आपका म्यूट हो गया है। सर आप म्यूट हो गए। It's fine now. It's back. जी अब ठीक हो गया? जी सर अब अब ठीक हो ठीक हो Fine गया। now. जी बिल्कुल। चलिए, ये हिकअप्स जो है ना छोटे छोटे आते रहेंगे, इससे हमने घबराना नहीं है। तो मैं बता रहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मे बी क्वालिफिकेशन है मेरी आज के दिन ये ट्रेनिंग देने की, अपार्ट फ्रॉम ऑल दी exposure that I have in trainings and personal development, that is being the father of 6 children. 3 उसमें से माशाल्लाह से बेटियां हैं, 3 उसमें बेटे हैं। सबसे बड़ी बेटी क्लोज टू 20 years है, सबसे छोटी बेटी जो है वो 2 साल की अभी हुई है। तो एक काफी बड़ी रेंज है जिन बच्चों को मुझे पेरेंटिंग के पर्सपेक्टिव से समझने का, डील करने का मौका मिला। तो having said that, I would like to engage you people again in a small question, which is again very important for us, for me as a trainer to understand. कि अगर आप एक सिंपल से 2-3 कीवर्ड्स में लिख सकें कि आपकी आज की इस प्रेजेंटेशन से एक्सपेक्टेशन क्या है, सो आपने क्यों इसको ज्वाइन किया। तो ये आ गया, शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चेंज नहीं हो पा रहा मुझसे, ये वाला नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर फर्स्ट आंसर अब वो मेंटीमीटर हमें फॉरवर्ड कर रहा है टू गेट प्रॉपर कनेक्शन, जैसे फेसबुक से कनेक्ट करें या गूगल से या किसी चीज से। अब वो नेक्स्ट आंसर नहीं देने दे रहा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही नहीं, मेरे एंड पे इशू आ रहा है, इट्स नॉट मूविंग अहेड, तो वील जस्ट लीव दैट। देखते हैं अगले पे अगर हो जाए। तो बेसिकली मैं कुछ इनपुट चाह रहा था, अगर आप लोग ज़बानी भी कोई बताना चाहे, जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि एग्जैक्टली आप लोगों के ज्वाइन करने की रीजन क्या थी वर्कशॉप को, मे बी इन 1 or 2 words। सर ये आपने जहाँ लिखा sir. क्वेश्चन एंड आंसर, एक्सक्यूज मी सर माजूद है, जहाँ लिखा हुआ ना क्वेश्चन एंड आंसर, वहाँ अगर कोई बंदा जाके अपना क्वेश्चन का अपना आंसर लिख दे तो आपको सेंड कर दे, वो आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है, सही है, हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। हमने वैसे भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट देन, एंड आई विल स्टार्ट टुडेज सेशन एक्चुअली विद अ कन्वर्सेशन बिटवीन पेरेंट्स। तो आप जरा सा एक सिनेरियो ज़हन में लाएं कि एक मियाँ बीवी बैठे हैं जो कि उनके बच्चे हैं और वो अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। और मियाँ जो है, he has been absent for a long time for some reason, and he comes back and he asks his wife about the children. तो वो पहले पूछता है कि हमारा बेटा, हमारे बेटे कैसे हैं, बेटों के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं। और जो वाइफ है, उनकी मिसेज हैं, जो बच्चों की वालदा हैं, वो उन्हें बताती हैं कि हमारे बेटे बहुत अच्छे हैं। और वो बताती है कि हमारे जो बेटे हैं, हमारे एक बेटे ने माशाल्लाह हिफ्स कर लिया है, हमारा वो जो बेटा है वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, उसने कोई प्रोफेशनल एजुकेशन की है, वो बेटा जो है ना रोजाना मुझसे दुआ घर से लेके, मेरी दुआ लेके घर से निकलता है। हमारे जो बाकी बेटे हैं वो भी घर के काम काज करने में कभी भी पीछे नहीं रहते। घर से बाहर का कोई ऐसा काम नहीं है जो कि मुझे एज ए माँ करना पड़ता हो, बल्कि वही करते हैं। मेरे बेटे जो हैं वो रेगुलरली मेरी टांगे दबाते हैं। उनके दोस्त जो हैं, उनकी महफिल, बहुत अच्छी महफिल में वो रहते हैं। वो मस्जिद से जुड़े हुए, उन्हें इंतहाई शौक है मस्जिद जाने का। और इस किस्म की बातें कि वो हर किस्म के बुरी आदतों से, बुरे नशे से, हर ऐसी चीज से वो दूर हैं और वो उनकी तारीफ करती चली जाती। तो वो जो वालिद है वो बड़ा खुश होता है और उसके बाद पूछता है हमारी बेटियां कैसी। फिर वो अपनी बेटियों के बारे में बताती है कि हमारी बेटियां माशाल्लाह से पर्दा, प्रॉपर पर्दा ऑब्जर्व करती हैं। हमारी बेटियां जो हैं वो घर के काम काज में अपने आप को मसरूफ रखती हैं। उन्होंने अपनी तालीम को भी बहुत सीरियस लिया है। हमारी बेटियां कुरान से भी जुड़ी हुई हैं। हमारी बेटियों की महफिल, दोस्तें वगैरह भी बहुत अच्छी हैं। हमारी बेटियों को शौक है
फैमिलीज रेज करने का, बच्चे रेज करने का, आगे चल के अच्छी स्पाउसेस बनने का, ये उनके शौक हैं। हमारी जो बेटियां हैं वो मुझे माँ वालदा बताती है कि कोई काम करने ही नहीं देती हैं, मुझे मौका ही नहीं मिलता कुछ करने का। इसी तरीके से वो तारीफ उनके बारे में करती चली जाती। तो ये एक सिनेरियो है जो मैंने आपके सामने रखा है। एक और सिनेरियो है, सेम सिचुएशन है, वालिद जो है वो हैज बीन एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वापस आता है और अपनी बेगम से पूछता है अपने इसी तरह बेटों के बारे में, बेटी के बारे में। बेटों के बारे में पूछता है तो वालदा कहती है, बेटे मुझे नहीं पता कि बेटे किधर है, मुझे तो काफी अरसा हो गया उनको देखे हुए भी। घर आते हैं अपनी मर्जी से, घर से चले जाते हैं अपनी मर्जी से, न मुझसे पूछते हैं, न मेरी दुआ लेते हैं, न मेरा ख्याल रखते हैं। हमारे बेटों को शौक है, अजीब किस्म की जो है ना उनकी महफिल होती है, शायद ही कोई नशा है जो उन्होंने छोड़ा हो, शायद ही कोई ऐसी महफिल है जिसमें कि वो ना उठते बैठते हो। ठीक है, बेटों ने जो है वो, उनको कानों में बालियां डालने का शौक है, उनको अजीब अजीब इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने का शौक है। मुझे पैसे देने की बजाय, मेरा ख्याल रखने की बजाय वो मुझसे पैसे मांगते रहते हैं। मुझे नहीं पड़ता याद पड़ता कि आखिरी बार उन्होंने घर में किसी काम काज में कोई हिस्सा लिया हो। और काफी डिटेल में जो है ना इसी तरीके से उनके हमसायों के साथ उनके झगड़े हैं, अजीब किस्म की लोफियों में वो हैं, क्या कहते हैं, मसरूफ हैं। मस्जिद उनको नहीं याद पड़ता कि आखिरी बार वो कब गए थे। इसी तरीके से और उनकी जो मसरूफियात हैं, पढ़ाई में वो वीक हैं, उसका उनको कोई शौक नहीं है, उससे उनका वहां से शिकायत आती रहती है, कभी गैर हाजिरी की शिकायत आती है, कभी झगड़े की शिकायत आती है। तो बंदा बड़ा परेशान होता है और बड़ी उम्मीद से फिर अपनी बेटियों के बारे में पूछता है, और वो बड़े आंखों में आंसू के साथ बताती है कि हमारी बेटियां जो हैं उनके लिबास का मैं क्या कहूँ, उनको तो क्रॉस ड्रेसिंग का शौक है, उनको तो ये शौक है कि वो लड़कों की तरह कपड़े पहने, वो लड़कों की तरह जो है ना घूमे फिरें। उनको ना उन्होंने अपनी तालीम पे कोई तवज्जो दी, ना उन्होंने दीन पर कोई तवज्जो दी, ना उन्होंने कुरान की कोई साथ अपने आप को जोड़ा, उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। पता नहीं आखिरी बार तिलावत कब की थी। घर के काम काज में जो है ना वो मेरे साथ कोई मदद नहीं करती हैं, बस वो मसरूफ रहती हैं, कभी अपने मोबाइल में मसरूफ रहती हैं, कभी अपनी किसी और लैपटॉप में। उनकी अजीब अजीब दोस्तें हैं। कुछ बेटियों के बारे में बताती है कि उनके तो शायद लड़कों के साथ भी ताल्लुकात हैं। और वो बंदा जो है ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, रंजीदा हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से ये सिनेरियो शेयर करने का एक बड़ा डीप और प्रोफाउंड रीजन है, और वो ये है कि अपने इर्द गिर्द जिन बच्चों को आप जानते हैं, जिन फैमिलीज को आप जानते हैं, जिन फैमिलीज को आप देखते हैं, जिनसे मिलते हैं, मतलब ओवरऑल जो सोसाइटी है उसको ज़हन में रखते हुए अगर आपसे कहा जाए कि आप जो है इस एक सवाल का जवाब दें, जो कि अगेन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त काम नहीं कर रहा, लेकिन वो ये है कि किस सिनेरियो के साथ आप अपने आप को ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। तो आप मतलब अपने आप मीन्स कि किस सिनेरियो के साथ आप समझते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है इस वक्त वो ज्यादा रिलेट कर सकती है। इज इट सिनेरियो नंबर 1 जहाँ पे कि बच्चे बहुत ही ताबेदार थे माँ बाप के और बहुत ही दीन के साथ जुड़े हुए थे, दुनिया की कामयाबी को भी हासिल कर रहे थे, और इज इट सिनेरियो नंबर 2? सो यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि आसान है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, व्हाट वुड बी योर इनपुट if you are like सिनेरियो नंबर 2 के साथ। तो और कोई अगर यहाँ से जवाब देना चाहे, which scenario are we closer as a society to? I think I'm Nashidullah Shah, Naseed Saab. So I think there should be, I would say 1.5, because A1 भी नहीं, 2 भी नहीं, शायद कहीं दरमियान में पूरी सोसाइटी फिट इन हो रही है। बिल्कुल सही, ठीक है, सही है। तो अगर यहाँ पे बैठे हुए लोग और ऑनलाइन लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हम 1 पे नहीं है जहाँ पे कि हमें होना चाहिए, और अगर हम ये समझते हैं कि हम ऑलरेडी 1.5 पे आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल में अगर मैं अगला सवाल ये पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगर हम एज ए सोसाइटी और एज पेरेंट्स इंटरवीन नहीं करेंगे तो जो सोसाइटी का ट्रेंड चल रहा है, तो हम वापस 1 पे आ जाएंगे या हम पूरी तरह 2 पे चले जाएंगे? 2 पे Most likely, 2 पे जाने के चांसेस ज्यादा है, पूरी तरह नहीं, आगे चले जाएंगे। जी बिल्कुल, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर हैविंग दिस सेशन एक्चुअली। क्योंकि नॉर्मली मैं जब भी कोई ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं बहुत सी स्टेटिस्टिक्स प्रेजेंट करता हूँ,
ठीक है, तो मैंने अगर HIV के इश्यूज पे पाकिस्तान में उसके स्प्रेड के ऊपर ट्रेनिंग दी, तो मैंने उसमें बहुत सी स्टेटिस्टिक्स प्रेजेंट की कि पाकिस्तान में कब शुरू हुआ और क्या नंबर है, किस शहर में कैसा है। इसी तरीके से अगर मैंने कोई सेल्फ एस्टीम के ऊपर ट्रेनिंग दी तो जी उससे क्या नुकसान हैं, स्टडीज क्या कहती हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि पेरेंट्स को आज कोई स्टैटिस्टिक प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वी नो कि हम एज ए सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे रीजंस की वजह से, बहुत सारे सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, बहुत सारे टेक्नोलॉजी की वजह से, बहुत सारे हमारे पेरेंटिंग की वीकनेसेस और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से वी नो कि हम जो है ना वी आर स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम हाउ इट शुड बी टू एक्चुअली हाउ इट शुड नॉट बी। और इस वजह से ये ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इन चेंजिंग टाइम्स को देखते हुए और सोचते हुए। नाउ कमिंग टू द ट्रेनिंग, आज जो ये इंट्रोडक्टरी सेशन है इसके अंदर मैं दो बड़े गोल्स अचीव करना चाहता हूँ। एक, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक फ्रेमवर्क क्या होता है। अगर हम पेरेंटिंग के फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स और एंड टैक्टिक्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्योंकि मैंने नोट किया कि जहां पे भी आपको चाहे कोई किताब मिले, चाहे कोई आर्टिकल मिले, चाहे आप कोई वर्कशॉप अटेंड करें, कोई सेमिनार अटेंड करें पेरेंटिंग के ऊपर, तो इट इज एक्चुअली एक्सट्रीमली कॉमन कि, या मतलब मे बी 90-95% ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सम टिप्स एंड सम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दिए जाते हैं कि आप इस तरीके से अपने बच्चों को जो है ना ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। सो द क्वेश्चन एक्चुअली अराइजेस कि अगर हम इस तरह टिप्स एंड ट्रिक्स पर रिलाय करेंगे और हम जो है ना इस तरह की पेरेंटिंग करेंगे तो फिर क्या इश्यूज आने का चांस है। सो यूजुअली पेरेंट्स लैक दैट विजन बिकॉज दे कांट कॉम्प्रिहेंड के व्हाट एल्स कुड पेरेंटिंग मीन, व्हाट कुड इट मीन टू हैव अ फ्रेमवर्क। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझाना चाहता हूँ कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये रिलाय करते हैं टिप्स पे, बेस्ट प्रैक्टिसेस पे, टैक्टिक्स पे पेरेंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे साथ क्या हो सकता है, हमारी पेरेंटिंग के अंदर क्या वीकनेसेस हो सकती हैं। और वो वीकनेसेस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिस्ट किए हैं और इन 6 के 6 पॉइंट्स को मैं भी इंशाल्लाह वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो एक टिप्स बेस्ड पेरेंटिंग और एक फ्रेमवर्क बेस्ड पेरेंटिंग के अंदर अगर मैं रियल लाइफ की एग्जांपल्स लेकर आपको समझाऊं क्या फर्क है, तो लेट्स सी। सबसे पहला फर्क जो है वो ये है कि आपकी जो टिप्स बेस्ड पेरेंटिंग होगी, इफ यू कॉल इट दैट वे, तो बड़ी आर्बिट्ररी होगी। और अगर आपकी एक फ्रेमवर्क बेस्ड पेरेंटिंग होगी तो बड़ी असूली होगी, यानी वो बड़ी प्रिंसिपल्ड होगी। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड्स बिहेवियर। ठीक, तो अगर आप जो है ना चाइल्ड के, बच्चे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं और आपने बहुत सारी जो है ना आर्टिकल्स और किताबें पढ़ी हुई हैं इस किस्म के टिप्स के बारे में, तो आप कहेंगे कि ओके द वे टू डिसिप्लिन अ चाइल्ड इज कि मैं उसको टाइम आउट्स दूं, मैं उससे उसके प्रिविलेजेस ले लूं कि आज तुम्हें जो है ना कार्टून टाइम तुम्हारा खत्म हो गया या स्क्रीन टाइम तुम्हारा कम हो गया या आज तुम खेलने नहीं जाओगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये एक टिपिकल टिप्स वाली सिचुएशन है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, हम कुछ प्रिंसिपल्ड करना चाहते हैं, तो उस वो कैसे करेंगे मैं भी नहीं बता रहा। एक फ्रेमवर्क कैसे दिखेगा वो हमारे आगे की डिस्कशन है। लेकिन होगा ये कि एक प्रिंसिपल्ड पेरेंटिंग के अंदर आप जो है ना बड़े क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट करेंगे फ्रॉम डे वन। बहुत अर्ली ऑन आप ना एक एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे और इसी तरीके से आप शुरू से ये समझाएंगे कि आप बच्चे को ये समझाते हैं और उसको पता होता है कि एक्शंस के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करने पड़ सकते हैं। दूसरी एग्जांपल फिर मैंने ली है कि एक जो है यानी टिप्स वाली जो है वो बड़ी शॉर्ट टर्म है और जो प्रॉपर फ्रेमवर्क बेस्ड है वो लॉन्ग टर्म है। और इसके अंदर हम अगर ले लें एक एग्जांपल जो बड़े सबके लिए बड़ी रेलेवेंट है, वो चाइल्ड की एजुकेशन की। तो अगर हम देखें कि with regards to education, parents are usually pressuring their children for grades. ठीक है, ये तकरीबन हर घर की कहानी है। और एग्जाम्स करीब आते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है और एग्जाम्स के दिन होते हैं तो प्रेशर बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और अगर इसके मुकाबले में हम वो फ्रेमवर्क बेस्ड पेरेंटिंग देखें तो वहां पे आउटकम ये होगा कि एक लव फॉर लर्निंग नर्चर किया जा रहा होगा, डाला जा रहा होगा बच्चों के अंदर, क्यूरोसिटी को किसी तरीके से बढ़ाया जा रहा होगा,
ठीक है, और उसके नतीजे में क्रिएटिविटी बढ़ रही होगी और एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग के पैटर्न पे बच्चा चल पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है टेक्टिक्स वर्सेस स्ट्रेटेजी का, कि जो टिप्स हैं वो आपको टेक्टिक्स देते हैं, जो फ्रेमवर्क है वो आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी देता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ली टीनेज इंडिपेंडेंस की। हम सब जानते हैं कि जिस तरह बच्चा बड़ा होता है और टीन्स में पहुंचता है, 13-14 ईयर्स का होता है, तो वहां पे उनको अपनी इंडिपेंडेंस की नीड जो है वो ज्यादा फील होती है। और अगर आप ये टिप्स बेस्ड पेरेंटिंग कर रहे हैं तो वहां पे बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल्स के जरिए, कर्फ्यूज के जरिए, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इस किस्म की चीजें, एंड इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। हालांकि जो एक फ्रेमवर्क बेस्ड पेरेंटिंग होगी उसमें जो है ना पहले दिन से जोर होगा बड़ी ओपन कम्युनिकेशन के ऊपर, ताकि आप बच्चे को डेवलप कर सके इनटू ए रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंट टीनेजर, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ताकि वो खुद जो है ना अपने उठने सोने जागने के टाइम को ऐसे मॉनिटर कर सके जैसे कि उसने करना है जब वो फाइनली इंडिपेंडेंट हो जाएगा और फाइनली वो हमारे इख्तियार से निकल जाएगा। ये तीसरा फर्क है। फिर इसी तरीके से जो टिप्स बेस्ड पेरेंटिंग है वो बड़ी शैलो होती है और जो फ्रेमवर्क बेस्ड पेरेंटिंग है वो बड़ी इन डेप्थ होती है। इसकी मिसाल जो है मैं एक और उससे लेता हूँ कि इसमें चाइल्ड की जो इमोशनल वेलबींग है अगर हम उसको कंसिडर करें तो हम देखते हैं कि अक्सर औकात जो टिप्स बेस्ड पेरेंटिंग है उसमें यही बताया जाता है कि कैसे आपने अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है मुख्तलिफ गैजेट्स के जरिए, मुख्तलिफ टॉयज के जरिए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए, और आप जो है उसको यही एडवाइस देते रहते हैं कि बेटा खुश हो जाओ और तुम शुक्र नहीं करते हो, तुम क्यों नहीं खुश होते हो, हमारे हालात तो ऐसे थे, तुम्हारे हालात ऐसे, इस तरीके से आप उसको कर रहे थे। जबकि जो फ्रेमवर्क बेस्ड पेरेंटिंग है उसके अंदर आप जो है एक रेपो, एक कनेक्शन, एक बड़ा डीप रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू योर चाइल्ड और टू हियर हिम आउट, टू नो हिज फीलिंग्स, to have that connection कि you are usually the first person to know whenever something is going wrong in that child's life. ये चौथा पॉइंट हो गया। फिर पांचवा पॉइंट जो है वो है कि जो टिप्स बेस्ड पेरेंटिंग है वो बड़ी एड हॉक होती है और जो फ्रेमवर्क बेस्ड पेरेंटिंग है वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड होती है। इसके लिए मैं डेली रूटीन की बात करूंगा। अगेन हर घर की कहानी है, रोजाना की एक स्ट्रगल है कि हम लोग बड़े स्पॉन्टेनियसली डिसीजंस लेते हैं और कोशिश करते हैं अपने बच्चों के और अपने रूटीन को रेगुलेट करने की, एंड वी आर बिकॉज ऑफ दैट इन अ फायर फाइटिंग मोड। तो हम कंटिन्यूसली जो है ना आग बुझाने के चक्रों में होते हैं कि किसी तरीके से हम मसले को हल करें, और हम एक जगह पहुंचते हैं फायर एक्सटिंग्विशर लेके आग बुझाने के लिए, तो दूसरी जगह जो है ना फिर से आग जो है भड़क उठती है, फिर हम वहां पहुंचते हैं। तो कुछ इस किस्म का एक काम चल रहा होता है विच इज वेरी टायरिंग, विच इज वेरी हैवी ऑन योर नर्व्स। और इसके मुकाबले में अगर हम बात करें फ्रेमवर्क बेस्ड की, और खास तौर पे क्योंकि हम तो एक इस्लाम के फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं और करेंगे, तो वहां पे बड़ा एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन होता है। और उसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल समझने के लिए कि वो एंकर्ड होता है आपकी डेली प्रेयर्स के साथ। तो मतलब आपका बड़ा फिक्स रूटीन है, उसके अंदर आपके पास बहुत कम गुंजाइश है, वो जो चेंजेस आ रही होती है वो भी तकरीबन आप जानते हैं 1 मिनट पर डे से ज्यादा की चेंज नहीं होती है। जो वो टाइम चेंज हो रहा होता है, जो नमाज का टाइम है, और जो फिर इसी तरीके से फजर की नमाज का टाइम है, और जो इशा की नमाज का टाइम है। तो ठीक है, सर्दियों में गर्मियों के मुकाबले में 1.5-2 घंटे का चेंज आ चुका होता है, लेकिन वो इतने स्लोली टेक प्लेस करता है कि वो एक इंसान को किसी भी तरीके से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करता। ये एक और एग्जाम्पल है। और फिर आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि जो टिप्स बेस्ड पेरेंटिंग होगी वो बड़ी बेसिक होती है, वो कुछ एरियाज को कवर करती है, बरक्स इसके जो फ्रेमवर्क बेस्ड पेरेंटिंग है वो बड़ी होलिस्टिक होती है, और वो ओवरऑल पूरे बच्चे के पूरे क्या कहते हैं हर डायमेंशन का ख्याल रखती है। तो इसकी एग्जांपल हम एक बच्चे की अगर डेवलपमेंट में ले लें, तो मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा अगर हम कहें कि जनरली आजकल सोसाइटी के अंदर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा फोकस अपने बच्चों की एकेडमिक सक्सेस बन के रह गया। So they don't neglect that. लेकिन unfortunately many a times they are focusing on this at the expense of many other things which are maybe more important or at least equally important. So it could be their physical health, it could be their spiritual well-being, it could be their emotional intelligence, it could be their social interactions,
इट कुड बी क्रिएटिविटी, इन सब चीजों के एक्सपेंस पे अगर आप ये एकेडमिक सक्सेस अचीव कर रहे हैं तो एक्चुअली इट्स अ बिग लॉस रादर देन कि हमने कुछ गेन किया। सो ये वो फर्क है जो मैं बताना चाह रहा था कि व्हाई और व्हाट इट मींस टू हैव अ फ्रेमवर्क। तो मैंने अभी फ्रेमवर्क प्रेजेंट नहीं किया, वो इंशाल्लाह थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आज देंगे, वो आने वाले दिनों में होगा। लेकिन मैंने ये बताया कि अगर फ्रेमवर्क नहीं होगा तो आपकी पेरेंटिंग कैसी दिखेगी, और अगर फ्रेमवर्क होगा तो वो कैसी दिखेगी। यहाँ पे फिर मैं एक इनपुट लेना चाह रहा था मेंटी के जरिए, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू वर्क क्योंकि इट्स समहाउ स्टक। तो मैं नहीं लेता। मैं वैसे पूछना चाह रहा था कि ज्यादातर जो अटेंडीज हैं वो एनोनिमसली अगर अपना मैरिटल स्टेटस बताते, लेकिन चलें ये काम नहीं कर रहा तो वी डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। अब मैं आता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज की तरफ जो कि मे बी सबके बैक ऑफ द माइंड होगा, क्योंकि अभी तक मैंने जहां जहां प्रेजेंट किया है, एंड आई मे बी प्रेजेंटेड इट टू क्लोज टू 100 पीपल ऑलरेडी जब से मैंने इस फ्रेमवर्क को बनाया, तो एक बड़ा सवाल जो आता है वो ये कि ये इतना ऑड सा नाम इन्फिनिट पेरेंटिंग नाम क्यों रखा है। सो एक्चुअली दिस इज नॉट अ मार्केटिंग गिमिक। कुछ लोगों ने ये भी सोचा कि शायद ये अट्रैक्ट करने के लिए, रादर द रीजन इज एक्सट्रीमली वेल रूटेड इन रीजन, और वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि वो रीजन क्या है। और इसका जो रीजन है वो एक तरफ तो आप कह लेंगे जी थोड़ा सा वो साइकोलॉजी के लिटरेचर में रूटेड है, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा हैवीली इस्लाम के कल्चर में भी रूटेड है। तो और वो बताते हुए मैं फिर इंशाल्लाह इस फ्रेमवर्क के भी कुछ यूनिक जो फीचर्स हैं वो बताना चाहूंगा। तो इसका नाम ऐसा रखने की एक वजह ये है कि देयर आर सम काइंड्स ऑफ इन्फिनिटनेस जिनकी तरफ एक पेरेंट की तवज्जो दिलाना जरूरी है, और पेरेंट की तवज्जो 24 घंटे उस इन्फिनिटनेस की तरफ होनी चाहिए। अब वो क्या क्या इन्फिनिटनेस है, तो मैं शुरू करता हूं। जो पहली इन्फिनिटनेस है वो समझाना थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा टाइम लेने वाला काम है, और फिर उसके बाद जो बाकी है वो आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो जो पहला वाला है, मैं इसलिए एक स्लाइड आगे जा रहा हूं और फिर आई विल कम बैक टू दीस स्लाइड्स। तो जो पहले वाला है इन्फिनिटनेस, उसका ताल्लुक है इन्फिनिट और फाइनाइट गेम्स के साथ। तो ये बहुत पुरानी डिस्कशन है जो कि गेम थ्योरी में स्टेम करती है, और गेम थ्योरी के अंदर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जब भी एक से ज्यादा प्लेयर्स या लोग हों किसी एक्टिविटी के अंदर तो उसको एक गेम कहते हैं। और अब गेम्स की दो ब्रॉड किस्में हैं, एक को फाइनाइट गेम कहा जाता है और एक को इन्फिनिट गेम कहा जाता है। तो अगर मैं फाइनाइट गेम समझाने की कोशिश करूं तो इट टेक्स हार्डली अ मिनट कि फाइनाइट गेम्स जो है उसके कुछ एग्रीड अपॉन रूल्स होते हैं। तो आपको दोनों पार्टीज को पता है, चाहे जितने भी लोग हैं, लेकिन जो दो पार्टीज हैं लेट्स से, उनको पता है कि क्या रूल्स हैं, उसके ऊपर एग्री अपॉन किया हुआ है कि जीतना कैसे है, हारना कैसे है, पॉइंट कैसे स्कोर करना है, फाउल क्या चीज है, किस चीज की इजाजत है, किस चीज की नहीं। नॉन उसके प्लेयर्स होते हैं, तो प्लेयर्स उसका आपको पता है कि अच्छा ये प्लेयर है, उसने अक्सर औकात एक यूनिफॉर्म पहना होता है, दे आर नोन बाय दैट। इसी तरीके से गेम जो है वो खत्म हो जाता है ये दो सूरतों में, या तो जब टाइम खत्म हो जाता है, तो फुटबॉल की मिसाल ले लें, तब वो खत्म हो जाती है, और या टेस्ट मैच की मिसाल ले लें कि जी 5 दिन का टाइम दिया हुआ है, और या जब कोई एक कंटेस्टेंट रूल्स के मुताबिक विनर डिक्लेयर हो जाए और दूसरा लूजर डिक्लेयर हो जाए। तो जैसे चेस की गेम है, जब आप दूसरे को स्टेलमेट कर देते हैं, चेकमेट कर देते हैं, तो वो आप जीत जाते हैं। तो ये दो तरीके का होते हैं, और खेलने का मकसद, एक फाइनाइट गेम को खेलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जीतना होता है। ठीक, तो फाइनाइट गेम इसलिए खेली जाती है कि हम जीत सकें, और इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर गेम्स की अगर हम बात करें तो चेस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये सारी इन उसूलों के ऊपर पूरी उतर। अब इसके बरक्स कुछ और गेमें, और उनको हम कहते हैं इन्फिनिट गेम्स। अब उन गेम्स के अंदर कोई एग्रीड अपॉन रूल्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरी पार्टी है वो कोई बुक खोल के नहीं देखती है कि मैंने ऐसे बिहेव करना है, बल्कि वो कुछ भी कर सकती है, एंड यू विल ऑलवेज बी फेसिंग न्यू चैलेंजेस। अब खाली इस बात से आप लोगों को शायद एकदम जहन में आप पेरेंटिंग आ रही हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली चिल्ड्रन डोंट बिहेव बाय रूल बुक, बल्कि एवरी पेरेंट फेसेस अ न्यू सिचुएशन मे बी एवरी डे। इसी तरीके से इसमें नोन और अननोन प्लेयर्स हो सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि बस आपने कह दिया कि ये बंदा जो है ना, लेट्स से अगर मैं फिर पेरेंटिंग की बात करूं तो ये बंदा मेरे बच्चे की जिंदगी में आएगा तो ऐसा ही होगा। देयर कुड बी एनीवन जिसके साथ जो है ना जो इंट्रोड्यूस हो जाता है और जिसको आप नहीं जानते हैं, तो उसने ना यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ना वो डिक्लेयर्ड प्लेयर था, बट दे आर ए प्लेयर। फिर उसके बाद यू आर प्लेइंग
अच्छा, फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक फर्क जो है वो ये है कि यू आर प्लेइंग टू परपिचुएट प्ले। इसका मतलब है कि आप गेम को खेलने का एक ही बड़ा रीजन है, वो ये है कि आप इसको खेलते जाना चाह रहे हैं, खेलते जाना चाह रहे हैं, यानी यू वांट टू रिमेन इन द गेम। सो फॉर इंस्टेंस, यू वांट टू रिमेन अ पेरेंट, सो यू आर नॉट प्लेइंग टू विन और लूज, रादर यू वांट टू रिमेन द पेरेंट। अच्छा, इसी तरीके से गेम खत्म कब होती है? तो गेम खत्म तब होती है जब आप कह दें, आप हाथ उठा लें कि जी बस मेरी और हिम्मत नहीं। तो हम देखते हैं अक्सर वेस्ट में बहुत से जो है ना पेरेंट्स अपने बच्चों को तकरीबन 18 साल की उम्र में घर से निकाल देते हैं और फारग कर देते हैं। वो कहते हैं कि बस अब हम मजीद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहना चाहते, एंड दे एंड द गेम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अभी ऐसा होना शुरू नहीं हुआ और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो इसकी अब बहुत सारी एग्जाम्पल्स, इन्फिनिट गेम्स की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, और उसमें यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल्स लिखी हैं वो बिजनेस है, वो एजुकेशन है, वो वॉरफेयर में एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, जैसी जंग जो है ना अफगानिस्तान के अंदर लड़ी गई, वियतनाम के अंदर लड़ी गई, और उसमें फिर मैरिज आती है, लाइफ आती है, लेकिन सबसे बढ़ के उसमें पेरेंटिंग आती है। तो अगर आप सोचें कि पेरेंटिंग के अंदर देयर इज एक्चुअली, अगर हम फाइनाइट गेम को लें तो उसमें कोई एग्रीड अपॉन रूल्स नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बताया उसमें कोई भी नॉन प्लेयर्स नहीं है, कोई भी हमारे बच्चों की जिंदगी में आ सकता है, इट नेवर रियली एंड्स। आप जब तक जिंदा हैं, अगर आप इफ यू आर वंस अ पेरेंट यू विल रिमेन अ पेरेंट, और आपकी जीत नहीं है इसमें, बल्कि आप मतलब कभी भी नहीं जीत सकते, आप यू आर कंटिन्यूसली ट्राइंग। क्या कोई पेरेंट किसी भी मौके पे डिक्लेयर कर सकता है कि आज मैं पेरेंटिंग में जीत गया? क्या कोई पेरेंटिंग ये क्लेम कर सकता है जिस दिन उसके बच्चे ने मैट्रिक किया वो कह दे कि मैं जीत गया, उसके बच्चे ने ए लेवल में ग्रेड्स ले लिए वो कहे कि मैं जीत गया, उसके बच्चे को यूनिवर्सिटी एडमिशन मिल गया, उसके बच्चे को पहली नौकरी मिल गई, उसके बच्चे की शादी हो गई, उसके बच्चे के बच्चे हो गए? नहीं, देयर इज नॉट, ऐसा है ही नहीं। सो दिस इज समथिंग इन्फिनिट। और इस तरह की चीज को, इस तरह की किसी भी गेम को, या सब जो मैंने मिसालें दी हुई हैं, उनको खेलने के लिए यानी उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए यू नीड एन इन्फिनिट माइंडसेट। अब इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये हुआ कि अगर आप पेरेंटिंग को एक फाइनाइट माइंडसेट के साथ कर रहे हैं, विद दिस विन लूज मेंटालिटी कर रहे हैं, विद दिस मेट्रिक बेस्ड मेंटालिटी कर रहे हैं कि जी मुझे जीतने के लिए नंबर 1 होना है, मुझे जीतने के लिए अपने बच्चे के ये फलानी चीज रिक्वायर्ड है कि इसके ग्रेड्स इस तरह आ जाएं, इसको यहाँ पे, अगर इफ दैट इज योर फोकस, so you actually can never win. And second, you'll be creating a lot of anxiety, a lot of depression maybe, a lot of low self-esteem in your children. So parenting actually एक infinite game है, और ये require करता है एक infinite mindset को। और unfortunately एक बड़ी clear majority जो है parents की, वो अभी भी हमारे मुल्क में खास तौर पे इस नंबर 1 होने की गेम में लगे हुए हैं, इस चक्कर में है कि किसी तरीके से हमारा बच्चा जो है ना स्कूल में नंबर 1 आ जाए, फर्स्ट पोजीशन आ जाए, ऐसे ग्रेड्स आ जाएं, गेम्स में ऐसा हो जाए नंबर 1 आ जाए, फलाना मेडल इसको मिल जाए, और भी जो कुछ वो कर रहा है उसके अंदर वो ऐसा हो जाए। हालांकि असल जो गोल था और जो होना चाहिए एज पेरेंट्स, वो है, अगर हम एजुकेशनल अचीवमेंट रिलेटेड बात करें तो उसको शौक हो जाए सीखने का, वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाए, ठीक है, दिस इज द इन्फिनिट माइंडसेट। उसको शौक हो जाए गेम्स का, उसको शौक हो जाए फिजिकली फिट रहने का, उसको शौक हो जाए अपने वालिदैन को राजी करने का, उसको शौक हो जाए अपने साथ लोगों की केयर करने का, वो एम्पथाइज कर सके लोगों के साथ, ठीक है, वो फिजिकल स्पोर्ट्स को एंजॉय करे। तो असल जो 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 गोल था वो कुछ और था, और हमने गलत माइंडसेट लगाने की वजह से, न सिर्फ पेरेंटिंग में, अगेन मैं यही ट्रेनिंग जो इन्फिनिट माइंडसेट की है वो कॉर्पोरेट्स में देता हूँ, तो कॉर्पोरेट्स के अंदर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उन्होंने भी कुछ मैट्रिक्स के साथ सक्सेस को जोड़ दिया है, जिसकी वजह से एक बड़ा अननेसेसरी सा प्रेशर है, और जिसकी वजह से कामयाबी तो दूर की बात, उल्टा जो है ना उनको बहुत उसको एक बैकलैश का सामना करना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये अनफॉर्चुनेटली इट्स डूम्ड टू फेल। और बच्चों के मामले में जो चीज होती है, जैसा मैंने बताया, डिप्रेशन, एंजाइटी, एस्ट्रेंजमेंट, और फिर उनकी तरफ से डिसोबीडियंस, ये कुछ रिजल्ट्स जो हैं हमें आते हैं व्हेन वी यूज द रॉन्ग माइंडसेट। तो ये पहला रीजन था इन्फिनिट नाम रखने। बट नाउ लेट्स कम टू, क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सॉरी जी पूछें सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। सर? ये जो आपने सारी बात की है फिलोसफी वाइज, तो आई टोटली एग्री, बट मुझे ये लग रहा है कि हु इज द जज? अगर एक बच्चा स्कूल में जा रहा है तो टीचर इज द जज, वहां पे उसको काउंट किया जाएगा,
अगर वो स्पोर्ट्स में खेल रहा है तो उसका पीटी है, जो पीटी सर है, दैट इज अ जज। ऑफिस में बॉस है, उसके पास अपनी केपीआईज है, दैट इज अ जज। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द जजमेंट। आप जब बात करते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए जजमेंट के लिए जाना है, फिर तो बहुत एक किस्म की वेग स्टेटमेंट हो जाती है। अल्टीमेटली तो जाना वहां पर ही है, बट जो छोटे इंडिकेटर्स हैं, जो छोटी आपके स्टेप्स हैं अचीव करने के लिए, उनमें तो जज ही और है, तो आपको उनके मुताबिक अचीव करना होगा। Okay, it's a very good question. Thanks for raising it. तो मैं इसकी वजह से मैं कुछ क्लैरिफिकेशन भी दे दूंगा। अच्छा, पहली बात यह है कि इससे पहले कि मैं आपका क्वेश्चन आंसर भी करूं, मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं जो मुझे शायद पहले कहनी चाहिए थी कि इन्फिनिट माइंडसेट के होने का मतलब ये नहीं है दैट यू स्टार्ट इग्नोरिंग मैट्रिक्स। तो ये जितने मैट्रिक्स हैं, जो भी नाप तोल है कि आपके कितने नंबर आए, आपका क्या ग्रेड आया, आपका क्या पोजीशन आई, आप स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हैं, आप कितने सेकंड्स में 100 मीटर्स दौड़ते हैं, इसको इग्नोर करने की बात नहीं होगी। तो फिर क्या बात होगी? बात ये हो रही है कि इसके एक्सपेंस पे आपने एक बच्चे का जो लव फॉर लर्निंग है, जो लव फॉर फिटनेस है, जो लव फॉर गेम्स है, उसको खत्म नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर 1 प्रायोरिटी, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग। तो जो नंबर 1 प्रायोरिटी है वो दूसरी चीज है। लेट मी गिव यू एग्जांपल। अगर किसी के छोटे बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि इट्स वेरी कॉमन अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान नाउ कि अगर आपका बच्चा क्लास 1 में है, या आजकल तो क्लास 1 से भी 2-3 साल पहले से स्कूल शुरू हो जाता है, पता नहीं उनके नाम क्या क्या हैं, पता नहीं प्री नर्सरी और प्री प्राइमरी और मॉन्टेसरी और ये सारा कुछ। तो वहां पे बच्चा घर आता है बड़े स्ट्रेस में, और माँ बाप जो है बैठकर उसका होमवर्क कर रहे हो। इट्स अ वेरी कॉमन साइट दीज डेज। तो अगर आप उनसे पूछें कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो वो समहाउ उनको अपने बच्चे की वेलबींग अजीज है, और समहाउ वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को स्कूल में ना कोई बुली ना कर रहा हो। लेकिन दिस इज हैपनिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग। तो अगर वो बच्चा एक भी टेढ़ा सा ए खुद लिख ले, वो इससे बेहतर है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा जुमला या बहुत खूबसूरत सा मजमून लिख लें। So this is the point. पहली बात ये मैं पहले क्लियर कर दूं। So it's not about ignoring metrics. No one is saying to ignore metrics, but whenever there is a ladai, there is a conflict between choosing metrics over performance, metrics over learning, metrics over continuous improvement. So you should be choosing continuous improvement, because that is the long-term thing and a metrics is a short-term thing. ठीक है? तो मैट्रिक्स आपको गाइड करते हैं, मैट्रिक्स आपको डायरेक्शन देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैट्रिक्स के ऊपर आपने लर्निंग और इंप्रूवमेंट कभी कुर्बान नहीं करने। ये असल मैसेज था, तो आपने रेज के जज़ाकल्लाह खैर। अब आपने जो सवाल किया वो बहुत अच्छा सवाल है। बात ये है कि बच्चों के लिए ये सारे जज मे बी 5% भी मैटर नहीं करते। तो मतलब जो स्कूल की टीचर सोच रही है, जो पीटीआई सोच रहा है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। जो असल बात मैटर करती है वो ये है कि उसके पेरेंट्स, इवन दादा दादी, नाना नानी, कजन्स, ये सब बाद में आते हैं। जो मेन चीज जो जिसको वो लुक अप करता है, दैट्स देयर पेरेंट्स। तो इफ द पेरेंट्स आर कंफर्टेबल विद हिज और हर इंप्रूवमेंट, दैट इज व्हाट मैटर्स फॉर देम, एंड देन दे विल कीप ऑन इंप्रूविंग। इफ द पेरेंट्स थिंक कि ये चीज जो है ना बस अब आके रुक गई है, और उनका एक वो फिक्स्ड माइंडसेट है और उनका एक फाइनाइट माइंडसेट है, तो दिस इज गोइंग टू वेरी बैडली अफेक्ट द चाइल्ड। तो आई होप दैट क्लैरिफाइज योर क्वेश्चन। और अगर मजीद हुआ तो फिर Q&A में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, व्हाई इन्फिनिट पेरेंटिंग, व्हाई दिस फ्रेमवर्क इज यूनिक। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, और इसमें मैंने हियर आफ्टर लिखा। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि अगर आप सोचें कि आपके लिए आपकी पेरेंटिंग, अगर आप पेरेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को कोई नसीहत कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को टाइम पे सुला रहे हैं, टाइम पे जगा रहे हैं, स्कूल लेकर जा रहे हैं, मस्जिद लेकर जा रहे हैं, खेलने, व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो व्हाट इज द मोस्ट अल्टीमेट थिंग और द मोस्ट अल्टीमेट रिवॉर्ड which should come to your mind? What is that? So what should you as a parent be connecting your parenting with? The biggest ideal, what could it be? बच्चे की अमेरिका में नौकरी, बच्चे की कनाडा की इमिग्रेशन, बच्चे की अच्छे घर में शादी। So what should it be जिसको आप continuously connect करें? या let me frame the question otherwise. आपकी पेरेंटिंग का आखिरत के साथ 2 ताल्लुक हैं, वो क्या क्या है? मैंने पढ़ा। अच्छा, एक चीज
ठीक, एग्जैक्टली। सो एक ताल्लुक ये हो गया कि हम अपने बच्चों की आखिरत के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब भी हम उनकी पेरेंटिंग करें तो ये इन्फिनिट पेरेंटिंग का फ्रेमवर्क हमें याद दिलाएगा, खाली ये नाम ही याद दिलाएगा कि हम एक्चुअली अपने बच्चों की आखिरत के रिस्पॉन्सिबल, या हम उसके अपने बच्चे के अलावा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, प्राइम रिस्पॉन्सिबल, तो दैट्स द पेरेंट्स। सो दे आर एट लीस्ट टिल एज 10-12 तो वो प्योरली ड्राइवर सीट में, प्योरली बिल्कुल ड्राइवर सीट में अपने बच्चे की जिंदगी के हवाले से, और उस एज के बाद फिर वो ड्राइवर सीट से हटके और वो को पायलट वाली सीट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हो गई चीज। दूसरा क्या ताल्लुक है आखिरत के साथ आपकी पेरेंटिंग का? एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है कि दूसरा ताल्लुक है आपकी अपनी आखिरत। तो यानी आप जब भी पेरेंटिंग कर रहे हैं, जब भी पेरेंटिंग कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को सुबह उठा रहे हैं और आप उसको स्कूल के लिए उठा रहे हैं लेकिन फजर के लिए नहीं उठा रहे, तो ये आप अपनी आखिरत के साथ जुल्म कर रहे हैं। और अगर आपने प्रायोरिटाइज किया और आप उसको फजर के लिए उठा रहे हैं तो आप अपनी आखिरत भी संवार रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर फर्ज है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो इन्फिनिटनेस है, तो यहाँ पे जो हियर आफ्टर की इन्फिनिटनेस है, यानी उसका हमेशा के लिए रहना, हमारा वहां पर हमेशा के लिए रहना, चाहे वो जन्नत है चाहे वो जहन्नम है, अल्लाह ना करे, तो वो जो चीज है वो हमें इस फ्रेमवर्क में बार बार याद रहनी चाहिए, बिकॉज दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू। फिर इसी तरीके से तीसरी इन्फिनिटनेस जो हमें ये फ्रेमवर्क या ये नाम खाली इस फ्रेमवर्क का याद दिलाएगा, वो है अपॉर्चुनिटीज। सो एक्चुअली जो लोग सोचते हैं, पुराने जमाने में लोग मिसाल के तौर पे एक सोच थी कि जी आप बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी है या डॉक्टर बनने की या इंजीनियर बनने की, लेकिन अब हम जानते हैं कि नहीं, there are infinite opportunities. We really don't know how our child will come out. और हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि there are so many professions, there are so many likes, सब कुछ। तो ये हमें इस बात की याद दिलाए। फिर the infiniteness of rewards। तो यहाँ पे वो थोड़ी सदका जारिया वाली बात कि हम अगर अपनी पेरेंटिंग सीधी कर लेते हैं, तो आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 3 बेटियों पे, फिर उसके बाद हदीस में 2 बेटियों पर, शायद इवन 1 बेटी की भी हदीस मैंने देखी है कि जिसने खाली 1 बेटी को ठीक तरीके से रेज किया तो वो उसके लिए जन्नत बन गई आखिरत में। ठीक है, तो मतलब इट्स इन्फिनिट, ये रिवॉर्ड्स जो है ना वो इन्फिनिट। फिर इसी तरीके से there is infinite flexibility. So the way you could do things, the way you could achieve things, they are not one set patent। करने का तरीकेकार एक नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिक्स जुमले हैं, हम आपको यहाँ पे कोई जुमले सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं, हम आपको कोई स्पेसिफिक बिहेवियर सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं। ठीक, सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हर एक अपना स्टाइल है, कोई अपने बच्चों के साथ ज्यादा कन्वर्सेशनल तरीके से एंगेज होता है, कोई अपने बच्चे के साथ ज्यादा फिजिकल तरीके से एंगेज होता है, कोई अपने बच्चे के साथ ज्यादा लिखित पढ़त वाले अंदाज में एंगेज होता है। ठीक है, जर्नल लिख रहे हैं, ईमेल्स लिख रहे हैं बच्चों को, उस तरीके से कन्वर्स कर रहे हैं उनके साथ। सो there's the infiniteness of flexibility। और फिर आखिर में एक थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट चीज भी कि there are infinite challenges as well। तो मतलब जिस तरह जमाना आगे बढ़ रहा है, तो पहले बड़े कम चैलेंजेस थे, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो the things which a child could, मतलब हमारे जमाने में हमें याद है एक बड़ा कंसर्न माँ बाप का होता था सिगरेट से रिलेटेड, एक बड़ा कंसर्न होता था टीवी देखने से रिलेटेड। और मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि वो टीवी जो कि हमारे माँ बाप को घर में सबसे बुरी चीज लगता था, आज हमें एज पेरेंट्स तो शायद सबसे अच्छी चीज लगता है, क्योंकि द बेस्ट एक्टिविटी जिसमें सारे इकट्ठे भी हो जाते हैं, जिसमें माँ बाप को पता होता है कि बच्चा क्या देख रहा है, जिसमें बच्चे को पता होता है कि बच्चा क्या सुन रहा है, उसने कानों पे कोई चीज नहीं लगाई हुई, और जिसमें बच्चा हमारे साथ बैठा होता है, हमारे साथ एक ही कंटेंट शेयर कर रहा होता है, देख रहा होता है, और उसके ऊपर डिस्कशन हो रही होती है। दैट्स द टेलीविजन। So something very central, something which is a collective activity as compared to all those screens जो कि बहुत individualistic हो चुकी हैं। So the challenges are infinite as well। So ये चंद चीजें हैं जो कि इस framework की unique हैं with regards to just the name infiniteness। दूसरी जो point है uniqueness का, वो है कि ये based है 3 चीजों में बड़ा clearly, और आपको throughout नजर आएगा। Number 1, it's based on the divine wisdom of Quran and Sunnah। So I don't think anything, I don't think, and I actually would request, not challenge, but request कि अगर किसी को लगे कि कोई चीज जो है ना कुरान और सुन्नत से नहीं डिराइव्ड है तो मुझे जरूर बताएं। तो ये इसको बिल्कुल उसके ऊपर किया गया है, हर मॉड्यूल को कोशिश की गई है कि उसी में रूट किया गया है। फिर उसके बाद there's lots of research done by me and some others जो कि खास तौर पे ह्यूमन बिहेवियर
और ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो मतलब कि क्या इंसानों की क्या बेसिक नीड्स क्या है, फितरत क्या है, बच्चा कैसे सोचता है, माँ बाप किन परेशानियों से गुजर रहा है। तो lots of reading has gone into. और फिर तीसरी जो चीज है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो माय एक्सपीरियंस नॉट जस्ट एज अ फादर ऑफ 6 चिल्ड्रन बट ऑल्सो एज अ पेरेंट काउंसलर, जिसमें कि बहुत से लोगों ने अपने जो इश्यूज थे वो शेयर किए और उन इश्यूज के ऊपर गौर करने के नतीजे में, उनको सुनने के नतीजे में कुछ ना कुछ इनसाइट्स मिली। और मैंने इसको लिखना, इस फ्रेमवर्क को बनाना एक्चुअली आज से 20 साल पहले शुरू किया। When my first child, my daughter was born, which alhamdulillah is here today, तो 2003 में जब वो पैदा हुई थी तो उस टाइम पे मेरे पास फिर एक बाद में डॉक्यूमेंट निकला जिसमें कि मैंने देखा कि मैंने लिखना शुरू किया था कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। और मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने इस चीज को उस वक्त नहीं इख्तिताम तक पहुंचाया, ये सोच के कि देयर सो मच लिटरेचर आउट देयर, तो उसकी कोई जरूरत नहीं। और मुझे अफसोस इसलिए है कि इफ यू गो एंड लुक एट ऑल दी अवेलेबल एडवाइस टुडे, मैं ये नहीं कहता कि वो एडवाइस अच्छी नहीं है या मुकम्मल नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो एडवाइस आपको 10 साल पुरानी मिलेगी, 15 साल पुरानी मिलेगी, आपको कोई भी एडवाइस मोस्ट लाइकली वहां पे 20 इयर्स पुरानी नहीं मिलेगी। सो ऑल द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग टुडे आर मे बी 5, 10, 15 इयर्स उनके इस चीज की। इसका मतलब है कि जो मेरा खदशा था या मेरी फीलिंग थी कि देयर इज नॉट एनफ एडवाइस वाज एक्चुअली ट्रू बैक देन, और मैंने उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली इसको कंप्लीट नहीं किया, एंड इट टुक मी सो लॉन्ग। तीसरा यूनिक पॉइंट हमारे जो ये फ्रेमवर्क की सारी प्रेजेंटेशन है उसमें ये है कि आई हैव मेड सम वेरी इंटरेस्टिंग एक्रोनिम्स टुगेदर विद माय फैमिली, स्पेशली माय डॉटर। हमने मिलके बहुत सोचा कि हम कैसे एक्रोनिम्स बनाएं ताकि लोग उनको याद रख सकें। तो आगे चल के इंशाल्लाह आप लोगों को वो एक्रोनिम्स जो है वो नजर आएंगे। सो दिस इज अबाउट द नेम, यानी हमने आज 2 चीजें डिस्कस करनी थी। मैं फिर से जरा सा पीछे अगर जाऊं तो हम आज क्या डिस्कस करना चाह रहे थे कि हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि क्यों एक फ्रेमवर्क की जरूरत है, व्हाई टिप्स एंड ट्रिक्स आर नॉट एनफ। तो मैंने उस पर काफी बात की कि टिप्स एंड ट्रिक्स की जो बेस पेरेंटिंग होती है वो काफी नहीं है, और मैंने 6 पॉइंट्स रेज किए कि वो क्यों काफी नहीं है। और उसके बाद फिर ये फ्रेमवर्क है ये क्या है मैंने भी नहीं बताया, हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये फ्रेमवर्क यूनिक क्यों है, इसकी सोर्स क्या है, इसके नाम के पीछे क्या लॉजिक है, मैंने ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। और उसमें हमने फिर ये फाइनाइट और इन्फिनिट गेम्स को देखा, फाइनाइट और इन्फिनिट माइंडसेट को देखा, और यूनिक फीचर्स को देखा। तो एज अ लास्ट स्लाइड आज के दिन की मैं यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है I'm not presenting it इसलिए कि it will require a lot of time in order to do justice, लेकिन basically हमारा जो framework है मैं बहुत थोड़ा सा रेफर करूं, उसमें जो है we'll be starting with the why of parenting। तो why, किसी भी चीज की why आपको motivation देती है, तो अगर आपका why सीधा हो जाए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसका रीजन क्या है, मेरी मोटिवेशन क्या होनी चाहिए, तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। So you get the fuel to do it। आपके पास गाड़ी, इंजन, टायर, पहिए सब हैं, लेकिन वो फ्यूल जो है ना वो आपको वाई से मिलता है। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि हाउ मच टू बॉदर, तो हमें कितना बॉदर करने की जरूरत है। अगर हमें ये समझ ना हो कि हमें कितना बॉदर करना है, तो कभी कभी वी टेक इट टू इजी और हम माइंडलेस पेरेंटिंग करते हैं, और कभी कभी वी टेक इट टू सीरियस, जिसका मतलब है कि हम खुद डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो वो लिमिट क्या है, वो लिमिट हमें इस्लाम ने बताई है, उस लिमिट को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो व्हेन है, तो मतलब व्हाई, हाउ के बाद व्हेन। तो व्हेन ये है कि व्हेन टू स्टार्ट, तो इस पे हम इंशाल्लाह एक सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे एक सेशन में। और फिर इसके बाद जो है वो वेयर है, तो वेयर में जो हाउस की इंपॉर्टेंस है और कैसे ये रेस्क्यूअर्स जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अनदर एक्रोनिम के व्हाई होम्स आर अ रेस्क्यूअर, हाउ टू मेक योर होम ए रेस्क्यूअर फॉर योर चाइल्ड। तो वो आप कर सकते हैं बाकायदा तौर पे, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हु बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अगर आप लोगों के जहन में गलतफहमी है कि हम यहाँ पे बच्चे के ऊपर कोई काम करेंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। हम यह काम आपके ऊपर करेंगे, अपने ऊपर करेंगे। एक्चुअली द हु टू वर्क ऑन इज यू, और यू में भी पर्टिकुलरली वी विल वर्क ऑन, आई कॉल इट द रिलेशनशिप याहू। सो रिलेशनशिप याहू क्या चीज है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आखिरी जो चीज होगी जो कि तकरीबन 4 मॉड्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल है, वो असल में फ्रेमवर्क है, वो असल में ग्रेटर गोल्स हैं कि आपने अचीव क्या करना है अपनी पेरेंटिंग के जरिए, आपके गोल्स क्या हैं। तो आपके अगर गोल्स ठीक हो जाते हैं तो मसला हल हो जाएगा, और उस गोल्स को मैं कहता हूं कि वो आसान है। द गोल्स आर आसान, और आसान से क्या बनता है, ए से बनता है अकीदा,
एस से बनता है सेल्फ एस्टीम या सकतुल नफ्स, और दूसरे ए से बनता है अक्लिया यानी इंटेलेक्ट जो डेवलप करना है, और एन से बनता है नफ्सिया यानी डिस्पोजिशन या इंक्लिनेशन जो डेवलप करनी है। सो दिस इज एक्चुअली द कंप्लीट फ्रेमवर्क जो कि इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में कुछ इस तरतीब से डिस्कस करेंगे जो मैंने यहाँ पे दी हुई है। मॉड्यूल 1 आज हमने जो पेरेंटिंग फ्रेमवर्क है वो क्या है और वो यूनिक क्यों है डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह सैटरडे को वील बी डिस्कसिंग द व्हाई ऑफ पेरेंटिंग, और इस तरह हम फिर चलते चले जाएंगे। तो मेरी तरफ से जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन और फॉर लिसनिंग, एंड नाउ आई वुड इनवाइट योर क्वेश्चंस इफ एनीवन नाउ वांट्स टू लीव, क्योंकि हमने वी स्टेप्ड अ बिट ओवर टाइम, तो उस पर मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन अगर किसी के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आई थिंक माइक खोलते जाएं और वन बाय वन क्वेश्चंस करते चलें। तो अगर यहाँ पे लोकली किसी का सवाल है तो हम ये माइक दे देंगे, जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी ऑडियो सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं तो वो सब सुन सकेंगे। जी, मैं थोड़ा सा स्लाइड्स को हटा के शेयरिंग से अब्दुल बसीर साहब, कैन आई स्पीक? जी प्लीज। हेलो जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। I could hear you clearly, Noshir. So सॉरी, मेरा वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो गया उसमें। अभी आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत एक अच्छी इनिशिएटिव है आपकी तरफ से हम सब पेरेंट्स के लिए। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कर दूं कि मैं आई एम सिंगल फादर ऑफ 3, जिनको मैं पिछले 5-6 साल से मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली हुई है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि पेरेंटिंग को भी थोड़ा सा, अगर आप उसमें सिंगल पेरेंटिंग जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें कोई कंटेंट्स ऐसे रखें कि जिससे हमें गाइडेंस मिले, क्योंकि अगर एक पेरेंट मिसिंग है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स जो दूसरे पेरेंट है कि उसमें वो खूबी, वो चीज़ कैसे लेकर आए ना। तो उस टाइम पे इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बड़ा एक सेंसिटिव टाइम होता है उन बच्चों के लिए कि उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी शायद उस तरह नहीं रहती कि जो नॉर्मल पेरेंटिंग में होती है। बिल्कुल सही। I totally agree. It becomes far more challenging. A and B, it's unfortunately becoming far more common. ये जो सिंगल पेरेंटिंग, और आज हमारे जो मेंटी के जरिए हमने जो टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा दगा दे दिया जो करना था, तो उसमें एक सवाल के अंदर मैंने ये भी लिखा हुआ था कि मुझे मैं पूछना चाह रहा था कि क्या परसेंटेज ऑफ द अटेंडीज इज सिंगल पेरेंट्स, ताकि थोड़ा सा हमें ये इनपुट भी मिलता। सो यस, आई टोटली एग्री, और इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन के अंदर इस चीज का कुछ हद तक ख्याल रखा गया है, लेकिन आपके एम्फेसिस की वजह से आई विल रिकंसिडर एंड सी के और क्या वो किया जा सकता है। जज़ाकल्लाह। Thank you so much. Jazakallah khair. Can I ask you a question? जी प्लीज। Okay. First of all, Dr. Basir, मेरा इससे पहले कोई ज्यादा इस टॉपिक पे भी कोई नॉलेज नहीं था। That's why फर्स्ट टाइम इस टॉपिक देखा। इससे पहले वही टिप्स के ऊपर थे। मेरा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इस टॉपिक से नहीं बल्कि इस लेक्चर की सीक्वेंसिंग पे है। वीकेंड्स पे और ऑन सैटरडे एंड आफ्टर अ वीक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू कि हम प्रीवियस वीक की नॉलेज को अपने पास रख के हम नेक्स्ट वीक में उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। तो आई सजेस्ट कि अगर आप ये स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन या शॉर्ट नोट्स टाइप की कोई चीज आप हमसे शेयर कर सकें से पहले, थोड़ा सा उसको कनेक्टेड के लिए। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। इंशाल्लाह जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है इसके लिए, तो उस पे ये सारा कंटेंट, यानी जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी, जो स्लाइड्स होंगी वो भी, और साथ में जो होमवर्क होगा, बल्कि मैं ये अनाउंस भी कर दूं कि एक छोटा सा आपको एक छोटी सी रीडिंग असाइनमेंट में भी 1 से 2 पेज की पर वीक मिला करेगी, जो कि खास तौर पे स्पोर्ट्स के लिए डिजाइन किए गए लिखे गए आर्टिकल्स हैं मेरे अपने, तो वो आपको मिलेंगे। तो और उससे फिर और उसके साथ ही एक छोटा सा गूगल फॉर्म्स बेस्ड क्विज होगा। तो वो सब कुछ व्हाट्सएप के ऊपर ही शेयर होगा। वो मैं टीम्स पे शेयर नहीं करूंगा क्योंकि टीम्स के ये सारी चीजें जरा सी मुश्किल है इस्तेमाल करना, तो वो मैं आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करूंगा। तो अगर कोई नहीं भी अटेंड कर रहा तो वो उसको लाइव अगर नहीं कर रहा तो रिकॉर्डिंग को करके और वो कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा डिले आएगा
मेरी टीम को जितना टाइम लगेगा इसको अप करने में यूट्यूब के ऊपर, तो वो उतना डिले होगा। थैंक यू सर। सर इसी सवाल की कंटिन्यूएशन में ये भी पॉसिबल है कि ये आपने अगर पहले कोई ट्रेनिंग दी हुई है या इस तरह के कोई नोट्स या लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो कम से कम पेस बेहतर हो जाए, क्योंकि आपने आज इतना जबरदस्त लेक्चर दिए कि एक्साइटमेंट मेरे ख्याल से ज्यादा हो गई है और उस वजह से जल्दी भी है कि थोड़ा जल्दी इसको देख लिया जाए। तो मैं ऐसा है कि जी mindseeds.com जो मेरा ब्लॉग है या वेबसाइट है, उसके ऊपर मेरे यूट्यूब का लिंक भी है और उसके ऊपर मेरे आर्टिकल्स भी पड़े हैं। तो आई थिंक देयर आर अराउंड 20 आर्टिकल्स, 6-7 आउट ऑफ देम आर ऑन पेरेंटिंग, तो वो इन्फिनिट पेरेंटिंग की टैब में है। और वीडियोस में कम से कम आखिरी आई थिंक 10 वीडियोस जो है ना, वो सारी इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो अभी 2-3 और पाइपलाइन में हैं जो कि ट्रेनिंग्स मैंने दी हैं पिछले दिनों में और अभी तक वो अपलोड नहीं हुई हैं, तो वो भी हो जाती हैं। तो यस, देयर इज सम कंटेंट, बट इंशाल्लाह वी आर प्रोड्यूसिंग मोर कंटेंट, लेकिन आप वो देखेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी इसके अंदर। सर काइंडली इसका वो लिंक डाल देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर मैं डाल दूं। थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। शेयर करें, वो स्टॉप कर दें स्क्रीन को, स्टॉप कर दीजिए स्क्रीन स्टॉप। हेलो। अच्छा जी जी आवाज आ रही जी। मैं आपसे हेलो, कहना चाह रहा हूँ अस्सलाम इसमें जो पेरेंटिंग में जो दूसरा एंड है हमारे बच्चों का, उनकी इनपुट किस तरह आप देनी है या आप उनकी इनपुट किस लेक्चर्स में आएगी? अच्छा, आई एम रियली सॉरी, जो आप बोल रहे हैं मुझे आवाज हमें यहाँ पे क्लियर नहीं आ रही। सो देयर इज सम इशू आइदर विद द माइक और द इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन नहीं सही तरीके से आ रही। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैट में लिख दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये मेरे ख्याल में मेरे से पहले भी जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, और मेरा भी यही क्वेश्चन है, एज ग्रुप का पूछ रहे थे, लाइक इन्फेंट्स या एडल्ट हैं, सभी एज ग्रुप इसमें एड्रेस। अच्छा, अगेन दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और हमारी अपनी इंटरनली भी इस पर काफी डिस्कशन हुई। तो देखें, हमारा तो पॉइंट यहाँ पे बड़ा एक पॉइंट ये है कि ये जो टिप्स हैं, टैक्टिक्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो एज के साथ चेंज होती हैं, लेकिन जो आपके प्रिंसिपल्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर आपने इन प्लेस करना है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है, वो एक्चुअली चेंज नहीं होती। ठीक है, तो उसकी एप्लीकेशन चेंज हो सकती है और वो एप्लीकेशन करना तो आपका असल में तो आपका काम है वंस यू अंडरस्टैंड एंड लर्न द फ्रेमवर्क। और हम भी उसमें इंशाल्लाह कुछ रियल लाइफ केसेस आखिर में लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इट शुडंट बी एन इशू। हम ये कह सकते हैं, आई वुड रियली एग्री कि जितने जितने बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, तो हमसे अगर कोई गलतियां हुई हैं तो उनको सीधा करना नेचुरली मुश्किल हो चुका होगा। सो दिस इज रियली इट्स अ फैक्ट, इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन ऐसा है। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी का ज़ाहिर है छोटा बच्चा है, अभी नौमौलूद है, और आप जो है बेहतर पेरेंटिंग करते हैं, तो आपको वो बेनिफिट्स जो है ना वो जल्दी मिलने लगते हैं और फिर मतलब वो बड़े देर पा रहते हैं। लेकिन स्टिल दैट डजंट मीन कि आपने अगर अल्लाह ना करे कोई मिस्टेक की भी है पेरेंटिंग के अंदर, so it doesn't mean that there is any other way to fix them except for going for principled solutions, and that too which are well grounded in Islam. So आपके पास जो तरीका है actually वो यही है, जिस भी एज के बच्चे हों, this is in my according to my understanding this is the solution. And again practically yes there will be differences. So practical solution कैसे उसको apply करना है उसमें फर्क होगा, लेकिन otherwise generally this is आप ऐसे सोच लें कि this is the minimum criteria for any parent, और इसके बाद फिर वो डिस्कशन आएगी कि अपना पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं, जो उनकी रियलिटी है, उसको कैसे डील करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
आप सर पूछते हैं कि पेरेंटिंग के हिसाब से तो हम अपना देख रहे हैं, लेकिन जो बच्चों की इनपुट्स हम अपनी लेक्चर्स में किस तरह ले सकते हैं या आपको किस तरह दे सकते हैं? मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैंने उसको बंद रखा हुआ है, उसकी वजह ये है कि उस पर कोई 750 से ज्यादा लोग हैं। अगर उसको खोल देते हैं और हर कोई दूसरे तीसरे दिन भी कोई मैसेज करता है थैंक यू का, सलाम का, तो इट विल बी टू मच अननेसेसरी ट्रैफिक। लेकिन आप मुझे उसी ग्रुप के जरिए पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं और आप उसमें अपना क्वेश्चन ऑडियो में भेज सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर मेरी समझ में आएगा तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, नहीं तो आपको बता दूंगा। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये था, एक्चुअली हमारी जो ग्रूमिंग हुई है, मोस्ट ऑफ अस जो इस ग्रुप में होंगे वो सब कन्वेंशनल सिस्टम था या आपसे कह लें कि टिप्स पे था। तो आप जो फ्रेमवर्क बता रहे हैं, ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू ऑल ऑफ अस जो कि इस उसमें गुजरेंगे, इस ट्रेनिंग से गुजरेंगे, इस सेशन से गुजरेंगे। मेरा कहने का ये था कि लाइक हम उस चीज से कैसे हट सकते हैं। लाइक मैं खुद एक मदर हूँ और मेरी बेटी इस वक्त मैट्रिक में पहुंच चुकी है। एट टाइम्स आई फील कि मैं उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ और फिर जब मुझे बाद में एहसास होता है कि मैंने उसके साथ ये काम गलत किया था, तो हम उस चीज से कैसे निकलेंगे। मतलब मेरे अलावा भी बहुत सारे शायद पेरेंट्स अभी उनके जहन में ये सवाल ना हो, लेकिन हो एट अ टाइम वो ये सोचते होंगे। तो आप जरा सा इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं? थैंक यू। जी जरूर, जी जरूर। बहुत अच्छा सवाल। इसको हम बड़े डिटेल में नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने क्योंकि इसको रेस किया तो मैं थोड़ा सा बताऊं कि देखें, हम ना एक रियलाइजेशन नेक्स्ट मॉड्यूल में लेके आएंगे और वो रियलाइजेशन हम लाएंगे एक मेटाफॉर के साथ। और वो मेटाफॉर मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो ये है कि हम सब, आपने बिल्कुल सही कहा, हम सब अपने पेरेंट्स का जो पेरेंटिंग मॉडल था उसको कॉपी करना चाहते हैं। लेकिन हमें इस रियलाइजेशन की जरूरत है कि ये जो कॉपी पेस्ट है ये क्यों काम नहीं कर सकता। एंड फॉर दैट लेट मी गिव यू द मेटाफॉर कि हमारे पेरेंट्स ने हम बच्चों को एक पानी में फेंक दिया था तैरने के लिए, ठीक है, कि हम खुद ही उस पानी के अंदर तैरना सीख जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि उस पानी की 3 ऐसी खसूसियात थी उस टाइम पे जो कि अब नहीं। तो पहली खसूसियत ये थी कि वो पानी गहरा नहीं था, वो एक तालाब का पानी था, उसमें नीचे हमारे एज बच्चे, हमारे एज टॉडलर्स इवन हमारे पाँव लग रहे थे, तो डूबने का कोई खतरा नहीं था। नंबर 2, वो पानी गंदा पानी नहीं था, साफ पानी था, जहरीला नहीं था। तो अगर उसमें से कुछ हमारी स्किन के साथ इन कांटेक्ट आ रहा था, कुछ हमारे मुंह नाक से दाखिल भी हो जाता, तो हमें कोई उससे नुकसान नहीं था। और तीसरा, वो पानी साफ होने की वजह से उनको नजर आ रहा था कि हम डूब रहे हैं या हम खड़े हैं या हम क्या कर रहे हैं, उनको सब कुछ इट वाज वेरी क्लियर। और एक चौथा पॉइंट कि उस वक्त उस पानी के अंदर, यानी उस सोसाइटी के अंदर, जब हमें पेरेंट्स ने फेंका था उस पानी में, तो उस पानी के अंदर जितने और लोग मौजूद थे वो सब पे हमारे पेरेंट्स भरोसा कर सकते थे कि अगर खुदा ना खास्ता हम डूबने लगेंगे या कोई मसला होगा तो वो हमें हाथ बढ़ाएंगे और हमें बचा लेंगे। तो अगर हमारे पेरेंट्स कभी मसरूफ भी हो गए किसी चीज में, उनकी तवज्जो हमसे हट गई, तो उनको ये भरोसा था कि मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार, कजन्स, ताया, मामू, चाचू, ये सारे मौजूद हैं, देख रहे हैं और ये अपनी कोशिश करेंगे। अब आ जाएं आज के जमाने की तरफ, तो सबसे पहले तो ये जो पानी है ये एक तालाब नहीं रहा, बल्कि ये एक समंदर बन चुका है बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। सो आज एक बच्चा जो है वो एक्सपोज्ड है टू वर्ड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। आई थिंक माइक इज ऑफ और सम। जी अब आवाज आ रही? अब आ रही। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड और फिर उसके बाद कुछ माइक इश्यूज आ रहे थे। तो मैं जो जवाब दे रहा था वो जिन्होंने पूछा था इफ यू आर देयर, तो मैं उसको कंप्लीट कर दूं। यस आई एम हियर। अच्छा, तो मैं एक मिसाल दे रहा था, एक मेटाफॉर दे रहा था और मैं बात कर रहा था कि आज हमने अपने बच्चों को जिस पानी में फेंका है उसकी जो कुछ कदरें हैं वो मुख्तलिफ हैं उससे जो कि हमारे पेरेंट्स के ज़माने में था। तो पहली चीज़ मैंने बताया
कि ये पानी जो है ये इतना गहरा है कि समंदर के पानी जितना गहरा है, इसका मतलब ये है कि इट इज एक्चुअली आवर चिल्ड्रन आर कनेक्टेड विद द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने उनको एक छोटे से मोहल्ले में या एक छोटी सी कॉलोनी में नहीं छोड़ा हुआ, बल्कि हमने उनको पूरी दुनिया के किसी भी शर के साथ, किसी भी इविल चीज के साथ, दे आर इन कांटेक्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ बीइंग ऑनलाइन, बिकॉज ऑफ हैविंग देयर गैजेट्स एंड एवरीथिंग, एंड यू नो दैट, यू अंडरस्टैंड दैट। और अगर उनके पास अपने गैजेट्स नहीं है तो उनके जो दोस्त हैं स्कूल में, हमसाए, मास्टर, उनके पास वो गैजेट्स हैं, सो एक्चुअली दे आर कनेक्टेड। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, मैंने कहा कि वो पानी जो था उस जमाने का वो साफ पानी था। हमारा अब का जो है पानी ये सिर्फ गदला नहीं है बल्कि ये टॉक्सिक है। ठीक है, इससे मुराद ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स फैल चुके हैं माशरे के अंदर एंड विच हैव बिकम सो एक्सेप्टेबल, ठीक है, तो ये इस तरह नहीं था आज से 50 साल पहले। बल्कि अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो मैं क्योंकि जर्मनी में पैदा हुआ, वहां पे इनिशियली स्कूल वगैरह गया, तो वहां पे भी वो कॉन्सेप्ट्स जो आज हमारे मुल्क में फैल गए हैं, यानी हमारे मुल्क में आपने देखा 2018 में LGBTQ का इन्होंने लॉ पास किया, उसको एक्ट बनाया। तो आज से जब मैं जर्मनी में पैदा हुआ 47-48 ईयर्स अगो, वहां पे LGBTQ ये अल्फाज बुरे समझे जाते थे, माशरे में नहीं बोले जाते थे, और ये एक टबू था, मतलब ये वर्ड्स इस्तेमाल करना और ये कॉन्सेप्ट्स। तो ये दूसरा पॉइंट है कि माशरा बिल्कुल चेंज हो चुका है, पानी जो है वो बिल्कुल टॉक्सिक है। तीसरा, पानी जो है वो गदला है, और गदला होने की वजह से पेरेंट्स को एहसास ही नहीं होता कि उनके बच्चे जो है ना डूबते चले जा रहे हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली डूब रहे होते हैं बिकॉज ऑफ अ डिस्कनेक्ट। तो पेरेंट्स जो है ना उनको नजर नहीं आ रहा, दे कांट सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स, इसलिए कि वो भी मसरूफ हैं जिस लेवल की मसरूफियत अब है पेरेंट्स की, जितनी वर्किंग मदर्स हैं, जितना टाइम हम घर से बाहर स्पेंड कर रहे हैं काम के सिलसिले में, पैसे कमाने के सिलसिले में, जितना ज्यादा ये सब कुछ हर एक पे सवार है, जितना हमारे बच्चे घर से बाहर होते हैं, जितना ज्यादा उनका प्राइम टाइम उनका सारा स्कूल ले लेता है, घंटा आने का, घंटा जाने का, वहां पे जो टाइम है, तो रियलिटी इज डिफरेंट। और आखिरी पॉइंट जो डिफरेंस का है वो ये है कि उस जमाने में मैंने बताया कि जो लोग आपके साथ उस पॉन्ड के अंदर थे वो आपके बच्चे का ख्याल रखते थे। मैं आपसे पूछता हूं कि आज अगर आपका अपना हमसाया, आपका अपना सगा कजन, इन सम केसेस आपके बच्चे का ताया, मामू, चाचू, अगर आपके बच्चे को कुछ काम करते हुए गलत देख लेते हैं, वो आपको आकर कह सकते हैं, और अगर वो आपको आकर कहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जो है अपने बच्चे पे इल्जाम धरेंगे और उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे, या आप उल्टा जो वो खबर लेके आए आपके पास आप उसके ऊपर बरस पड़ेंगे? तो अनफॉर्चुनेटली ना वो आपको कह सकते हैं ना वो आपको कहते हैं, यू आर नॉट गेटिंग दैट फीडबैक लूप इज क्लोज्ड। तो ये रियलिटी चेंज हो गई है। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था, सॉरी जवाब थोड़ा लंबा हो गया, कि द रियलिटी इज टोटली चेंज्ड एंड दैट्स व्हाई द मॉडल ऑफ आवर पेरेंट्स इज नॉट गोइंग टू वर्क, रादर दैट वुड बी माइंडलेस पेरेंटिंग, और उसके बड़े खतरनाक नताइज निकलेंगे, और वही हैं जो अनफॉर्चुनेटली हम देख भी रहे हैं। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन? जी सर मेरा क्वेश्चन है, सर मेरे आई हैव 4 किड्स, द एल्डर वन इज 17 एंड द स्मॉलेस्ट वन इज 9। तो सर मैं अगर बताऊं तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब नमाज का और इसका जो आप बता रहे थे ना फर्स्ट उसमें, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मतलब 7 ईयर के जब हो गए थे ना तो मैंने उनको नमाज का कहना शुरू किया, बट स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। मतलब एक नमाज के लिए मुझे उनको तकरीबन 9-9-7-7 मतलब इस तरह मैनी टाइम्स एक नमाज के लिए कहना पड़ता है। तो क्या ये मुझ में वो है तो या फिर बच्चों में कोई वो है? क्योंकि मैंने कहीं पे ये भी वो किया था कि मतलब आप प्रैक्टिकली अगर आप कुछ करें तो आपका बच्चा आपको देख के वो कर लेता है, मतलब अडॉप्ट कर लेता है आपकी हैबिट। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा और नमाज और सब कुछ मैं तो प्रैक्टिकली करती हूँ, बट उन पे इस तरह का इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये सर इसका क्या वो है? तो मुझे तो मतलब मुझे लगता है कि ये जो ट्रेनिंग है और ये जो सेशंस हैं, ये अगर बच्चों के लिए ज्यादा वो हो तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा सर? अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, बच्चों के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि फ़ायदेमंद होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में वो ज़्यादातर चीज़ें पेरेंट्स के ही करने की हैं। लेकिन देखिए आपका जो सवाल है ना, टू बी ऑनेस्ट, इस सवाल के साथ इंसाफ करने के लिए देयर इज़ एक्चुअली टू मच इन्फॉर्मेशन दैट वुड बी रिक्वायर्ड। तो वो ज़ाहिर है कि मेरे पास इस वक्त नहीं है, और अगर आप चाहें तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके
मतलब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं, लेकिन मैं जनरली आपको बताऊं कि देखें, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग। मतलब वालिद का फॉर इंस्टेंस घर में क्या रोल है, उनकी कितनी सीरियसनेस है नमाज के साथ, ये बड़ा रोल प्ले करता है। नमाज को किस खुशू और खुजू से पेरेंट्स अदा कर रहे हैं, मतलब एक बोझ समझ के बिल्कुल लास्ट मिनट में हो रही है, और इसी तरीके से फजर जो है ना वो अक्सर कज़ा हो रही। सो देयर टू मेनी थिंग्स जो सारी मेरे अपने जहन में भी अभी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये एक बात सबके सामने रखना चाहूंगा आपके तवसत से कि देखें, जो नज़ला जो है ना वो एक दूसरे से लगता है, ठीक है, तो इसी तरीके से तकवा भी एक दूसरे से लगता है। तो मतलब अगर घर के अंदर जनरली स्पीकिंग एक तकवे का एनवायरनमेंट होगा और उस एनवायरनमेंट के अंदर कोई रहेगा, तो जिस तरह नज़ले के एनवायरनमेंट में अगर आप ज्यादा देर किसी नज़ले वाले के साथ बैठते हैं तो आज नहीं तो कल आपको भी वो हो जाएगा। इसी तरीके से तकवे की भी मिसाल है, ईमान की भी मिसाल है, और अच्छी आदतों बुरी आदतों की भी मिसाल है। सो जनरली दिस इज द प्रिंसिपल, बट मे बी देयर इज सम अंडरलाइंग इशू जिसको कि हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा by asking some questions and understanding the reality of the children, what their issues are. उनसे भी पूछना चाहिए, समझना चाहिए, उनके साथ conversations होने की जरूरत है कि what is it। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, again हमारा जो फ्रेमवर्क है it is मतलब कि कहना समझ जाएगा। माइक जरा प्लीज क्लोज कर दें। समझना कुछ है गल दसो माइक उनको करे उन ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ वो मेरे साथ जो बदतमीजी करती है वो है जवाब देता है उनको समझाया ना पहले तो माइक जरा प्लीज अगर क्लोज कर दें। तो ये आपको जो है ना देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि क्या, मैं भूल गया, मैं पता नहीं क्या कह रहा। आप कह रहे थे वो उसमें ये बहन ने पूछा था कि तो उनके बच्चे जो है ना नमाजों के लिए 2-3 बार बोलने पर भी नहीं जाते हैं, आप उसका जवाब दे रहे थे। हाँ नहीं, वो मेरे ज़हन में, लेकिन एग्जैक्टली क्या थॉट ट्रेन थी वो मैं भूल गया। अच्छा, हम यहाँ ऑडियंस से अब एक सवाल लेते हैं। बड़ी देर से मेरे दोस्त मेजर साहब जो हैं वो माइक पकड़े। जी मेजर साहब। Observe something in their children or in their neighborhood, कहीं से भी कोई ऑब्जर्वेशन, कि अगर हम पेरेंट्स को इतने ज्यादा पेरेंट्स हैं माशाल्लाह, तो उनको हम अगर दे दें और वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो नेक्स्ट वीक शेयर करें, एंड दैट्स हाउ वी कैन गो अलाउंग। कि जो जो हम इसको वो डेवलप करते जाते हैं तो हम पेरेंट्स को लिटरली इन्वॉल्व करके और हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन है कि बेसिकली इतनी पोलराइजेशन है सोसाइटी में, तो जो हमने दो सिनेरियोज पेश किए हैं उसमें एक जो है ना एक एक्सट्रीम लगती है और दूसरी एक्सट्रीम लगती है। अब द प्रॉब्लम इज कि इस पोलराइजेशन में लोग इट्स रिलेटिव टर्म एक्चुअली, लोगों के लिए एक एक्सट्रीम जो किसी एक के लिए है दूसरे के लिए वो एक्सट्रीम नहीं होती, दूसरे के लिए दूसरी एक्सट्रीम दूसरे के लिए नहीं होती। इतनी ज्यादा पोलराइजेशन को दोनों को एक न्यूट्रल सतह पे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मतलब मेरे जैसे बंदे को तो सिनेरियो वन वुड डेफिनेटली अट्रैक्ट के इसी तरह का होना चाहिए, बट या कुछ सिनेरियो की तरफ लाने की कोशिश की जाएगी या सम न्यूट्रल सिनेरियो विल बी प्रेजेंटेड व्हिच मतलब इट सीम्स लाइक अ कॉम्प्रोमाइज रिगार्ड्स टू इस्लाम। लेकिन इस दौर में क्या उसी को कंसीडर किया जाएगा, इस तो कि लेट इट बी लाइक न्यूट्रल बिटवीन टू सिनेरियोस। ठीक है, और इफ यू आंसर दिस अच्छा, तो जज़ाकल्लाह खैर। आपका जो पहला पॉइंट था असाइनमेंट के रिगार्ड्स बड़ा अच्छा पॉइंट है। हमने तो अपनी तरफ से कुछ होमवर्क सोच के रखा हुआ है, लेकिन इसको कंसिडर करते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे ना कोई इस किस्म की ऑब्जर्वेशन रिलेटेड भी दी जा सकती है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट इनपुट। जहाँ तक सवाल की बात है, मुझे अपना वो पॉइंट भी याद आ गया जो मैं नमाज के हवाले से करना चाह रहा था। देखें, नमाज में भी ना एक्चुअली थोड़ा सा आपने सोचना, और ये थोड़ा आपके सवाल का भी जवाब होगा, फिर मैं आगे उसको करता हूँ। नमाज के मामले में एक्चुअली the question, the underlying question is, if someone is not praying, why is he not praying? थोड़ा सा सोचने की जरूरत है ना। अगर एक शख्स को ये यकीन हो कि मुझे आग जलाती है, चूल्हे के ऊपर हाथ रखने से या हीटर के ऊपर हाथ रखने से मेरा हाथ जल जाएगा, would that person ever do it if he is बालिग and आकिल? तो मतलब एक बच्चा तो ये कर सकता है, और मजे की बात है कि बच्चा भी एक दो बार के बाद ये गलती दोबारा नहीं करता।
तो आकिल आदमी तो बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है, अगर एक आकिल शख्स है, बालिग भी और आकिल भी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि करे। सो व्हाई इज इट? तो मेरा पॉइंट यहां पे ये कि इट एक्चुअली गोज बैक टू द इस्लामिक अकीदा नॉट बीइंग बिल्ट ऑन द प्रॉपर फाउंडेशन। और वो प्रॉपर फाउंडेशन जो है वो इंटेलेक्ट की है, अकल की फाउंडेशन है, जिसके ऊपर आपने अकीदा को खड़ा करना है। इस पे हम काफी लंबी डिस्कशन, एक पूरा मॉड्यूल इसके ऊपर होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। तो ये पेरेंट्स को करने की जरूरत है, हमें फिर से अपने घरों के अंदर दारुल अरकम वाला करिकुलम लाने की जरूरत है। और वो जो अल्लाह की वहदानियत वाली डिस्कशंस वहां पे हो रही थी, वो हमें एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। एंड वंस दैट इज डन एंड वंस इट्स एस्टैब्लिश्ड ऑन अकलिया, फिर आप यकीन करें, आपको अपने बच्चों को याद तो दिलाने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि इंसान भूल जाता है, इंसान लफ्ज जो है ना वो भी यही भूलने से निकला है, लेकिन आपको उनको बार बार कन्विंस करने की और पुश करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो दैट्स, तो अब आपने जो कहा, तो यस, वी विल बी ट्राइंग कि हम सिनेरियो 1 की तरफ जाएं। वी थिंक दैट इज द सिनेरियो, यस ऑफ कोर्स। उसमें हमने कुछ बातें जो है ना बहुत लॉफ्टी किस्म के गोल्स रखे, ना हर बच्चा हिफ्स करेगा, ना हर बच्चे के लिए जो है ना उसके उसकी उसकी लाइफ का महवर मस्जिद बन जाएगी, ये बहुत मतलब अच्छी बात हो, लेकिन दिस इज मे बी, लेकिन एक बिल्कुल मिनिमम बेसिक लेवल जो कि पेरेंट्स से एक्सपेक्टेड है कि उन बच्चों से कराएं और उनके बच्चे करें, जो पेरेंटिंग के गोल हैं, और वो हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। वो तो हर एक ने करने हैं, हमसे उन चीजों के बारे में पूछा जाएगा, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को जवाब दें उसके बारे में, तो हम वो चीज करेंगे। तीसरी बात के जो पेरेंट्स मोर टूवर्ड्स या मोर अवे फ्रॉम सिनेरियो 1 है, वो मोस्ट लाइकली इस ट्रेनिंग का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। सो मतलब इफ समवन इज ओके विद सिनेरियो 2, ठीक है, सिनेरियो 2 के अंदर जो चीजें बताई गई, तो दे मोस्ट लाइकली नॉट बी। तो ऑफ कोर्स यानी कहने का मकसद ये है कि दिस इज नॉट अ सेक्युलर फ्रेमवर्क, सो इट्स नॉट अ सेक्युलर फ्रेमवर्क, इट्स अ फ्रेमवर्क कंप्लीटली बेस्ड ऑन इस्लाम। सो कंप्लीट, मैं फिर से कहूंगा, वेरी वेल रूटेड इन द इस्लामिक अकीदा, इन द इस्लामिक अकलिया, और वही हम बच्चों के अंदर डेवलप भी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी, आपका दूसरा सवाल। पेडेस्ट्री के ऊपर ले जाना चाहते हैं, बहुत से स्कॉलर्स भी करते हैं बड़े अरसे से। हर दौर में, हर सेंचुरी में काफी स्कॉलर्स हैं इसके ऊपर किताबें लिखी गई। तो विल देयर बी समथिंग स्मार्ट इनफ ताकि पेरेंट्स की ये जो वीकनेसेस हैं और इस दौर की वजह से हुई है आज के दौर में, और मोस्टली आप ये देखेंगे कि कमाने के लिहाज से की वजह से हुई है, मतलब दो पैसों के पीछे, और दूसरा बच्चों की वजह से ये सारी नेगेटिव चेंजेस आती हैं। दे कंप्रोमाइज ऑन द राइट थिंग्स एंड दे मूव टुवर्ड्स नेगेटिव थिंग्स। अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है। दो चीजें मेरे जहन में आ रही हैं। एक, आपने बिल्कुल ये राइटली पॉइंटेड आउट कि ये मसाइल असल में दे आर बिकॉज वीकनेस इन अकीदा and specifically a weakness in understanding some key concepts of Islam, जो कि हमारे अकीदे का हिस्सा है। So कौन से concepts? Particularly रिज्क का concept, और particularly तवक्कल का concept, और particularly अजल का concept। So ये 3 concepts, और इसको हम बड़े डिटेल में, अगेन हमारा जो अकलिया वाली डिस्कशन होगी और अकलिया वाला मॉड्यूल है, उसमें ये बहुत डिटेल में डिस्कस होगा। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि हाउ अदर देन दिस, फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? तो प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर पेरेंट्स जो हैं, उसमें हम रिलेशनशिप याहू के अंदर जो वाई है, वो है फॉर अ रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। सो जो वाई है, वो याहू का वाई, वो आपके साथ रिलेशन के लिए, जो ए है वो अल्लाह के साथ रिलेशन के लिए, जो एच है वो हैबिटाट यानी कुदरत, नेचर के साथ रिलेशनशिप के लिए, जो पहला ओ है वो आवर्स के साथ रिलेशन यानी हमारे जो है, हमारे अपने जो है उनके साथ रिलेशंस के लिए, और जो दूसरा ओ है याहू का, वो अदर्स, औरों के साथ रिलेशनशिप के लिए। तो हम इंशाल्लाह, तो जो हमारे अपना साथ रिलेशनशिप है, वो चीज है जिसके ऊपर पेरेंट्स को सबसे ज्यादा काम करना है, जिसको हमारे, आपने जैसा कहा, ट्रेडिशनली जिसको मारफत नफ्स कहा जाता था, अपने नफ्स को पहचानना, अपने साथ अपना ताल्लुक बनाना, अपनी नीयतों का एहतसाब करना, अपने अपनी ख्वाहिशात का एहतसाब करना। तो इंशाल्लाह वो सब कुछ हम करेंगे। एक वो रिलेशनशिप याहू वाले मॉड्यूल में, आई थिंक इट्स द 6th मॉड्यूल, और एक जो है अकलिया वाले मॉड्यूल में, आई थिंक दैट्स द 7th और 8th मॉड्यूल। ठीक है जी। जी बेटा, ये माइक अगर ले लें आप।
इस एज में हमारे लिए अच्छा, अगेन ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, जो कि मैं ये कहूंगा कि वंस यू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क एवरीवन एक्चुअली विल बी एबल टू आंसर दिस एंड डिसाइड फॉर दिस देमसेल्व्स। लेकिन मैं कुछ जनरल रूल्स बताता हूँ। मैंने इस पे एक पोस्ट भी बनाई थी रिलेटिवली रिसेंटली, मैं उसको भी ग्रुप पे दोबारा शेयर कर दूंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें टेक्नोलॉजी के यूज को, बिलखसूस स्क्रीन्स को और बिलखसूस पोर्टेबल स्क्रीन्स को जितना डिले किया जा सके करना चाहिए। मैं जब कहता हूँ जितना डिले किया जा सके, तो इससे मुराद ये है कि अब जब कोविड आ गया था तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू नॉट गिव देयर चिल्ड्रन एक्सेस। ठीक है, इसी तरीके से और भी वजूहात हो सकती हैं जब आपको अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी देने की जरूरत है। आजकल तो रास्ता देखने के लिए भी आपको एक मोबाइल चाहिए जिसके अंदर जीपीएस हो, सब कुछ हो। लेकिन जितना डिले किया जा सके, एंड मे बी बाहर मुल्कों में आपको मैं बताऊं, ये डिस्कशन है, साइंस ये बता रही है कि जितना नुकसान 1 ग्राम कोकेन लेने का है उतना ही मोबाइल इस्तेमाल करने का। सो समथिंग अनबिलीवेबल। मैं इसके ऊपर एक अगेन इस पे भी मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं, इट्स हाफ फिनिश्ड, वो भी मैं कंप्लीट होगा तो शेयर करूंगा। तो जिस तरह ये डिस्कशन है कि आप कैसे बच्चों को एक्सेस जब नहीं दे रहे कोकेन का, तो आप कैसे उनको एक्सेस दे सकते हैं इस चीज का, तो बच्चों के दिमाग पे बिलखसूस। सो इट रियली messes अराउंड विद देयर ब्रेन, ठीक है, विद देयर हार्मोन्स एंड बिकॉज ऑफ दैट विद देयर डेवलपमेंट एंड देयर लर्निंग। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, यू हैव टू डिले इट। इसके ऊपर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि अगेन मैंने उस पोस्ट के अंदर, इट्स नॉट एन आर्टिकल, इट्स अ शॉर्ट पोस्ट, उसके अंदर लिखे कि कैसे इस चीज के साथ डील करना है और क्या तरीकेकार है। मेन उसमें यही है कि यू डिलेट, नंबर 1। नंबर 2, घर के अंदर बच्चों के कम्युनिटी फोन्स होने चाहिए। कम्युनिटी फोन का मतलब है सब बहन भाई का फोन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फलाने का फोन है। इसी तरीके से घर के अंदर आपने छोटे डिवाइस के मुकाबले में बड़े डिवाइस को प्रेफर करना है, तो मोबाइल के मुकाबले में लेट्स से इसको टेबलेट को, फिर आपने छोटे डिवाइस के मुकाबले में सॉरी बड़े डिवाइस के मुकाबले में आपने, यानी मोबाइल अगर कोई डिवाइस है तो उसके मुकाबले में आपने डेस्कटॉप को प्रेफर करना है, जो कि मूव ना हो सके, जो कि पोर्टेबल ना हो, ताकि वो फिक्स पड़ा। और फिर जो फिक्स डिवाइस है उसकी लोकेशन कमरों के अंदर से निकाल के, और जो कॉमन प्लेसेस हैं यानी लाउंज के अंदर आपने रखने हैं। एंड देन द वे यू कीप देम इन द लाउंज वो ऐसा होना चाहिए कि स्क्रीन जो है वो बच्चे को सिर्फ विजिबल ना हो, बल्कि स्क्रीन सब गुजरने वालों को विजिबल हो। कुछ इस किस्म के स्टेप्स करने। एंड दैट डजंट मीन दैट वी डोंट ट्रस्ट आवर चिल्ड्रन, दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। रादर द पॉइंट इज कि वी हैव टू encourage behavior which is healthy, which conforms to Islam, and we need to be beware of the nafs and also the machinations of iblis। ठीक है, तो हमारा एक एनिमी है इब्लीस, वो वसवसा दिलाता है, तो हमने उससे जिस तरह अपने आप को बचाना है उसी तरीके से अपने बच्चों को भी बचाना है। जज़ाकल्लाह खैर। अगर और क्वेश्चंस नहीं है तो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ओवरस्टेप्ड आवर टाइम बाय 19 मिनट्स, तो आई वुड लाइक टू क्लोज इंशाल्लाह। सवाल अगर होते हैं तो जैसा मैंने कहा कि आप लोग जो ग्रुप है उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप आपको नजर आ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो आप वहाँ पे सवाल कर सकते हैं। मैं होमवर्क इंशाल्लाह कल तक शेयर करूंगा, जो वीक के लिए है, जो टास्क है, रीडिंग असाइनमेंट है, और जो लिंक होगा गूगल बेस्ड, गूगल फॉर्म बेस्ड क्विज का। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। May Allah subhanahu wa ta'ala put barakah in this session, and may Allah subhanahu wa ta'ala make us a sadqa jariyah for our parents, and may Allah subhanahu wa ta'ala make our children a sadqa jariyah for us. Assalamu alaikum.